गुड मॉर्निंग बच्चों। आज नई वीडियो के साथ इस चैप्टर की अंतिम वीडियो रहेगी और हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं आशा करता हूं आपको जो वीडियो मैंने आपको सेंड की है या भेजी है वो आपने बहुत अच्छे से समझ ली होगी और देख भी ली होगी, और देखने के बाद जो क्वेश्चन मैंने किए हैं उसके क्वेश्चन भी आप लोगों ने किए होंगे। हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था। लास्ट टॉपिक में आप लोगों को हमको पढ़ना था प्रतिचित्रण का संयोजन, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे थे आपको पता भी है, इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने प्रतिचित्रण पढ़ा था जिसे हम फलन भी बोलते हैं। फलन और संबंध में मैंने एक रिलेशन आपको समझाया था। फलन और रिलेशन, फंक्शन और रिलेशन में क्या संबंध था, एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा भाग बिल्कुल डिफरेंट था, जिसलिए फलन नया टॉपिक बनाना पड़ा, जबकि सारी चीजें वही हैं जो मैंने आपको संबंध में समझाई हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात ये रही, नोट भी मैंने कराई थी कि 1 नंबर में या 2 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है, और कंपटीशन में तो हमेशा पूछते हैं क्या प्रत्येक संबंध फलन हो सकता है। तो आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक संबंध फलन नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक फलन संबंध हो सकता है। वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर करा चुका हूं पहली वीडियो में। देखिए उसमें अंतर क्या था, मैं बार बार यही बात बताता हूं, क्योंकि जो डोमेन के एलिमेंट होते हैं, डोमेन के एलिमेंट का में जितने अवयव दिए होंगे, यदि सबका संबंध, सभी का डोमेन के सभी का संबंध सह डोमेन की किसी ना किसी एलिमेंट के साथ बन जाता है तो वो फलन कहलाता है। और संबंध में क्या था, संबंध में डोमेन का कोई ना कोई एलिमेंट रह जाता था, जिसके कारण वो फलन नहीं कहलाता था, वो मैपिंग नहीं बनती थी। और मैंने ये भी बताया मैपिंग का मतलब होता है प्रतिचित्रण, यानी उसका चित्र स्पष्ट कंप्लीट बने, यानी डोमेन का कंप्लीट चित्रण बन जाना। किस पर, सह डोमेन पर। क्लियर हो गई होगी बात। यही बात हम लोग आज पढ़ेंगे, प्रतिचित्रण का संयोजन, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। कंपोजिशन से हमारा क्या मकसद रहेगा, क्योंकि अब हम लोग प्रतिचित्रण 1 से 2 या 2-3 ज्यादा से ज्यादा सेट्स को लेकर बना रहे हैं, यानी उनके बीच में भी हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने सोच के इस टॉपिक को इसमें बुक में दिया है, इस टॉपिक को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आप समझिए इसमें करना क्या है। माना कि 3 अरिक्त समुच्चय लिए, पहले 2 समुच्चय थे, डोमेन और कोडोमेन, उनके 2 सेट्स के बीच हम लोगों ने संबंध स्थापित किया। अब हम लोग ले रहे हैं, माना कि 3 अरिक्त समुच्चय कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z है, तथा 2 प्रतिचित्रण F और G, यानी क्योंकि हम लोग मैपिंग बनाएंगे या प्रतिचित्रण बनाएंगे ना, 2 सेट्स के बीच में बनता है। F और G इस प्रकार है कि F such that कैपिटल X to Y and G such that, ये सॉरी F की जगह G करेंगे, G such that Y to Z। अतः F such that X to Y और G such that Y to Z के बीच में, इन दोनों के बीच में, किसके, F और G के बीच में एक संयोजन बनेगा। संयोजन माने कंपोजिशन बनेगा, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग होगा, का एक नया प्रतिचित्रण बनता है, मैपिंग बनती है, जिसे GOF से प्रदर्शित करते हैं। यानी ये दोनों से मिलकर जो बनेगा वो X to Z बनेगा, यानी बीच वाला भाग जो हमारा रहेगा, जिसे हम, ये पहला भाग है जिसे डोमेन कहेंगे, इसे कोडोमेन कहेंगे। तो ये बीच का जो पार्ट है, इसके लिए थर्ड पार्ट के लिए डोमेन का काम करेगा। जब ये बीच का भाग इसके साथ कोई फंक्शन बनाता है, ये G लिखता हूं मैं, जब ये इसके साथ यहां एक फंक्शन बनाता है, मैपिंग बनाता है, अब यो इसके साथ मैपिंग बनाता है, तो इनके बीच में भी कोई ना कोई एक ऐसा संबंध रहा होगा जो डायरेक्ट इनके साथ ये मैपिंग बना लेती है, कंपोजिशन बनाती है। मेरा कहने का मतलब X का, कैपिटल X का Y के साथ, F फंक्शन है, संबंध है, फंक्शन है, फलन है, और Y कैपिटल Y का Z के साथ, G कोई फलन है, तो X और Z के बीच GOF एक प्रतिचित्रणों का संयोजन होगा, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग रहेगा। आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, GOF X इक्वल टू G पहला भाग, fx पहला फंक्शन है, fx की वैल्यू इसमें रखेंगे, फिर उसको पुट करेंगे G के साथ। इन सबको मैं आपको
एग्जाम्पल्स यानी क्वेश्चंस के आधार पर भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इस पर आप एक प्रश्न लेंगे, इस पर एक प्रश्न ले लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है, पूछा भी जाते हैं ये क्वेश्चन। यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब तथा एफ ओ जी एक्स, तो ये तो आएगा बेटा, यहां तो है फिर तथा है, तो तथा जी ओ एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। हमारे पास ज्ञात क्या है? पहली बात तो हमारे पास ज्ञात है x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स बिलोंग्स टू आर। हमें ज्ञात करना है एफ ओ जी एक्स इक्वल टू, देखिए कंपोजिशन ऑफ मैपिंग की डेफिनेशन के अनुसार, यानी कि आपको अभी मैंने एक डेफिनेशन समझाई थी कि कंपोजिशन जब आएगा तो उसमें इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन या इंडिकेशन मिलेगा एफ ओ जी। तो उसमें मैंने बताया था इसको कैसे लिख सकते हैं। इसका लिखने का तरीका है जी एक्स, यहां लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जी एक्स जो है, जी एक्स कितना है आप देखिए, जी एक्स है आपका एक्स प्लस 3, क्लियर हो गया? यानी जी एक्स जो फंक्शन है वो है x प्लस 3। अब हम x f वाला फंक्शन देखेंगे क्योंकि जी एक्स की वैल्यू तो हम रख चुके हैं। अब हम देखेंगे यहां एफ एक्स, तो एफ एक्स जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि एफ एक्स की जगह है यहां एक्स स्क्वायर, तो जब एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एफ, इस x की जगह हमारे पास आ गया है x प्लस 3, तो यहां हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है एफ ओ जी एक्स की। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है जी ओ एफ एक्स। इसको भी इसी तरीके से करेंगे। यहां एक चीज बदल जाएगी, जी बाहर हो जाएगा और यहां हो जाएगा एफ एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू देखिए कितनी है, एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर। जब एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो हमें एक्स की जगह, यहां एक्स की जगह क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर, यानी जी एक्स है ये, और यहां एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये आंसर हो गया। आपसे यही पूछा जाएगा 1 नंबर में, आप लोग इसे बहुत अच्छे से आप करेंगे। और समझ लीजिए, समझेंगे। एक सवाल दिया हुआ है 2015 में भी पूछा गया है। ये कहा है यदि एफ आर टू आर, एक फंक्शन आर से आर पर है जहां एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर।
देन तब हमें बताना है, पहला केस तो इसने हमसे कहा है कि f इनवर्स 3 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इनवर्स, क्योंकि मैंने अभी आपको इनवर्स नहीं समझाया, यानी कि फंक्शन का हम प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, ये बातें अभी मैंने क्लियर नहीं की है। तो हमें कैसे निकालना है आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले इनवर्स में बदलिए, फलन को इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। हल करने से पहले आपको दिया है fx = x² + 1। यहां मानेंगे, माना fx = y। जब fx = y है इंप्लाइज x = f इनवर्स y होना चाहिए, ये इसके साथ प्रतिलोम बनाएगा। तो मैंने यहां fx की जगह क्या लिखा, y = x² + 1। आप समझ गए होंगे, मुझे जो इसको प्रतिलोम करना है, यानी कि मुझे y के पदों में वैल्यू निकालनी है। तो यहां हो जाएगा y - 1 = x² या x = √y - 1। अब x की वैल्यू कितनी है, यहां देखिए x है f इनवर्स y = √y - 1। यानी ये आपको मैंने इस सवाल के माध्यम से ये भी बता दिया कि फंक्शन का या संबंध का किस तरीके से प्रतिलोम ज्ञात करते हैं, आपने देख लिया है। अब हमसे पूछा गया है f इनवर्स 3 √3 - 1 यानी √2। आसान हो जाता है जब आपको ये सब निकालना हो। इसमें फिर हमसे पूछा गया सेकंड पार्ट, f इनवर्स 26। तो 26 हो जाएगा, 26 - 1 यानी 25। क्लियर होगी बात। अब एक हमसे पूछा है tan और 36, tan और 36। ये इस क्वेश्चन का भाग नहीं है, तो ये नेक्स्ट उसमें पूछा गया है। तो जब मैं दूसरा बताऊंगा, इसमें दोनों चीजें आपको समझ आ गई होगी। तो नई चीज है वो मैं एक चीज बताऊंगा अभी। दो बातें मैंने बताई है। एक, जब आपको इनवर्स में कोई सवाल पूछा जाता है तो फंक्शन को इनवर्स में कन्वर्ट करने का तरीका ये है। उसके बाद जो वैल्यू रखनी है या पुट करनी है वो मैंने आपको समझा दिया है। देखिए यूपी बोर्ड 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। हमसे पूछा गया है, यदि 2015 और एक बार 13 में भी पूछा गया है, f such that R2R यदि तथा G such that R2R, यानी कि यहाँ f भी है और g भी, दो फंक्शन है और वो दोनों ही रियल नंबर पर बन रहे हैं, दोनों रियल पे हैं। दो प्रतिचित्रण जो g fx = 2x तथा gx = x² + 2 है। तो सिद्ध करना है कि FOG नॉट इक्वल टू GOF, ये आपस में बराबर नहीं होते। और एक हमें ज्ञात करना है FOG 3 और GOG 1, वो सेकंड पार्ट में जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। एक हमें ज्ञात करना है FOG 3 तथा GOG 1, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो पहले तो फर्स्ट चीजें हमें जो हमें क्लियर है वो हम लोगों को समझनी है, हमें ज्ञात क्या है। पहला था, सवाल को हल करने से पहले हम देखते हैं हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैपिंग दिया हुआ है। दो फंक्शन है f और g, और fx की वैल्यू है, fx की वैल्यू जो दी हुई है वो 2x है, और gx की वैल्यू हमें पता है x² + 2, जहां
x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बात हमें ज्ञात है। इसी के बेस पर सबसे पहले हमें बताना है GOF FOG नॉट इक्वल टू GOF। तो हम लोग कंपोजिशन ऑफ मैपिंग की डेफिनेशन के बेस पर लिख सकते हैं इसको FGX। ठीक है बच्चों, FGX कितना है, आप GX की वैल्यू देखेंगे तो ये है आपकी x² + 2, x² + 2। अब बात करते हैं, ये कंप्लीट x का काम करेगा, यानी ये मान लीजिए x हो गया और x जब है fx, तो fx की वैल्यू है हमारे पास 2x, यानी जो भी दिया है उसका दोगुना। अब दिया क्या है, ये इसका दोगुना हो जाएगा x² + 2। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये हो गया 2x² + 4। सेकेंड पार्ट इसका GOF x। लिखने का तरीका ये होगा, इसमें GX कितना है 2x। अब वही बात मैं फिर बोल रहा हूं कि ये हमारे लिए एक x का काम कर रहा है और x का काम कर रहा है, तो g वाले फंक्शन में देखेंगे तो यहाँ x की जगह x² है, तो हमारा हो जाएगा 2x² + 2, यानी 4x² + 2। अब दोनों फंक्शन को अगर देखते हैं, यहाँ तो है 2x² + 4, यहाँ है 4x² + 2, तो ऐसे केस में हमारा ये हो जाता है FOG नॉट इक्वल टू GOF, यानी कि यही हमें सिद्ध करना था। पहला केस हमारा कंप्लीट हुआ, हैंस प्रूव। दूसरा भाग, ये बात समझ आ गई होगी बच्चों। दूसरा भाग हमें दे रखा GO3, FOG3 और GOG1 की वैल्यू ज्ञात करा। देखिए इसे सेकंड पार्ट GOG3, यानी वहां x का यहाँ 3 हो जाएगा, तो हम यहां क्या लिखेंगे FG3। यानी कहने का मतलब मेरा है कि हमें g वाले फंक्शन में 3 रखना है x की जगह। जो नया बन के आएगा वो वैल्यू नहीं बन के आएगी। तो जहां g वाला फंक्शन था, g था हमारा x² + 2, तो x² + 2 का मतलब है 3² + 2, यानी ये हो गया आपका 3 × 9 और 2 11। बात समझ आई। अब हमारा ये है 2x के इक्वल, ये रहा, तो x हमारा 11 है, तो ये 2 × 11 22 हो गया। इसका एक भाग और दे रखा है इन्होंने GOG1, तो GOG1 यानी g वाले फंक्शन में जो g हमारा फंक्शन है वो कितना है x² + 1, यानी x की जगह क्या लिखना 1, x की जगह यहां जब 1 रखो तो 1² + 2, और ये हो गया 1 + 2 यानी 3। उन्हें क्योंकि फलन वही दिया गया है g वाला ही, तो अब की बार हम 3 रखेंगे, तो यहाँ 3 ये हो जाएगा 3² + 2, 9 और 2 11। क्या है बच्चों, आपकी बात समझ आ गई होगी। जिस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं वही सवाल आप लोगों के सामने में रख रहा हूं, और ये 2012 NCERT की बुक में भी है। एक प्रश्न आपके सामने है जो महत्वपूर्ण है, काफी इंपोर्टेंट है, 2015 और 12 में पूछा गया है। फलन है f so that R to R, ये जैसे पहले लिखा था वही, और दूसरा है G R to R। दो प्रतिचित्रण हमारे सामने हैं और एक प्रतिचित्रण और दिया है, और H R to R, यानी यहां 1 2 3 प्रतिचित्रण बने हैं रियल नंबर के बीच में। इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि fx बराबर x², gx बराबर 10x तथा hx बराबर log x।
ये हमें ज्ञात है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि HOGOF X, ये बड़ा आ जाएगा, ये छोटा कर देते हैं, X बराबर 0, ये 0 के बराबर हो यदि X √π/2 सवाल 2012-15 में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ज्ञात आपको सामने है, हम यहां से लेके चलते हैं GOF X, यहां से हम लोग लेके चलेंगे। इसको लिख क्या सकते हैं, इसे लिख सकते हैं H GOF X। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, यहां से हटेंगे GFX। ये देखिए समझ लीजिए, H हो गया बड़ा ब्रैकेट हो गया, G मजला FX मजला बड़ा, ऐसे लिखा जाएगा। अब आप समझते जाएंगे सवाल को। यहाँ 3 कंपोजिशन हैं हमारे पास। सबसे पहले यहाँ fx की वैल्यू रखी जाएगी। fx हमारा है x², पहले कंपोजिशन में g x²। अब दूसरा जो फलन है, दूसरा कंपोजिशन बन रहा हमारा g के साथ, संयोजन हुआ g के साथ। अब g का जो फलन है, g का जो फंक्शन है वो है tan x, और x की जगह हो जाएगा आपका tan x²। समझ रहे होंगे बच्चों, क्योंकि हमारा gx अगर यहाँ x होता तो क्या होता tan x, लेकिन अब यहाँ x² है तो हो जाएगा tan x²। x की बात करें, x में दे रखा log x, ये हो जाएगा log, क्योंकि अब हमारा ये पूरा का पूरा भाग x² का काम करेगा। log तो रहेगा ही रहेगा, ये हो गया log, और x की जगह हो जाएगा tan x²। यानी हमारा जो तीनों फलन का कंपोजिशन आया है, कंपोजिशन फंक्शन आया, वो आया ये। अब हमें यहां दिया हुआ है x की वैल्यू, log tan x की वैल्यू है रूट का हो जाएगा π/4, यानी हम यहाँ लिख देंगे नोट x = √π/2। जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी tan 1 log 1 0। यही हमें सिद्ध करना था। क्या है बच्चों, हेंस प्रूव। आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप नोट करके रखें, बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। ऐसे प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे। 1 मिनट मैं वीडियो चेक करता हूं एक बार। प्यारे बच्चों, समझ आया होगा आपको हमें किस तरीके से सवालों को हल करना है। अभी इसी कड़ी में एक सवाल आप और ले लीजिए, जो एनसीईआरटी की बुक में पूछे गए हैं। यदि f z R2R तथा g z R2R दो फंक्शन है जिसमें fx बराबर sin x +3 और तथा gx बराबर e⁻x ज्ञात है।
द्वारा परिभाषित है। तो आप मान ज्ञात कीजिए GOF(x) तथा FOG(x) का मान, ये हमें मान ज्ञात करना है। एक तो GOF(x) का और FOG का मान ज्ञात करना है। एनसीईआरटी की बुक में है, हल करना है। तो आपके सामने दोनों फलन आपके सामने है। एक दे रखा है fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3, दूसरा है gx बराबर e⁻x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर एवरी। अब हम ज्ञात करेंगे GOF(x), तो GFX लिख सकते हैं, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। यहां fx की वैल्यू आपके स्क्रीन पे यानी आपके बोर्ड पे दी हुई है, आप देखिए fx क्या है, साइन एक्स प्लस 3। अब ये पूरा जो भाग है, जितना भी ये भाग दिया हुआ है, ये x का काम करेगा, यानी ये e की पावर हो जाएगा। ये x का काम करेगा, तो ये हो गया आपका e की पावर, ये सारा x हो गया साइन एक्स प्लस 3। अब हमें निकालना है FOGX, FGX। अब आपको पता है gx कितना है, ये है e⁻x, और ये x का काम करेगा, तो यहां हो जाएगा साइन e⁻x प्लस 3। प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कंपोजिशन निकालना है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग निकालना है। ये फलन की लास्ट वीडियो थी, मैंने इसके एक एक फंडामेंटल चीज को बहुत कायदे से आपको क्लियर कराया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप अपनी बुक में देखिए, एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगी, नहीं है तो जो पुराने बच्चे जो 12th पास आउट हो चुके हैं उनसे आप बुक ले लीजिए, विद्या की या एनसीईआरटी की बुक, उससे सवाल कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं या हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना आप भी कोशिश करेंगे तो हम लोग सक्सेस होंगे। दोनों हम लोग जो मेहनत हम लोगों की, तभी ये कारगर हो पाएगी। अब हमारा पहला जो भाग है यानी यूनिट 1, जिसे हमने नाम दिया था, यूनिट 1 में मैंने आपसे कहा था प्रतिचित्रण, और ये रहेगा आपका फलन। तो वो तकरीबन खत्म हो चुका है। संबंध तथा फलन जो 10 अंक का था, ये खत्म हो गया यूनिट। अब यूनिट में बीजगणित आएगा। बीजगणित में आपकी बहुत सारी बातें शुरू होने जा रही है, जो 13 नंबर की आने वाली हैं, जो मैं जैसे यूनिट 2 शुरू करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो जो चैप्टर आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को बहुत कायदे से, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए। तो अब हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसे हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जैसे आप लोग अभी इनवर्स पढ़ रहे थे, मैंने एक भाग थोड़ा सा एक झलक दिखाई इनवर्स कैसे चेंज किया जाता है, वैसे ही हम लोगों ने 9th और 10th में त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, जिसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। उस ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा या साइन एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी पड़ जाए, देखिए आप साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं, मान लीजिए साइन एक्स, साइन 45 की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली, जान ली, साइन 45 की वैल्यू आ गई, आप 45 की वैल्यू जानते हैं कि ये आपकी आ गई 1/√2। लेकिन अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि साइन एक्स में एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो हम लोग कैसे बताएंगे और उसे कैसे समझेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझ आएगी। ये चैप्टर आपका 2nd रहेगा और यूनिट 2 रहेगी। ये 13 नंबर का 2 चैप्टर हैं। 10 नंबर का काम खत्म हुआ है। अब 10 नंबर का काम आपको मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपसे जो पूछे जाएंगे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन 1 यूनिट से पूछे जाने वाले हैं। आप बहुत ध्यान से, बहुत कायदे से इसको समझ लीजिए। उसके बाद जितने चैप्टर आपके बाद स्टेप बाय स्टेप आएंगे, उनकी सारी फंडामेंटल चीजें हम लोग क्लियर करके समझेंगे। और आप एक काम और करेंगे, आप सारा वर्क आउट फेयर कॉपी पे करें, ताकि हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में सेव हो जाए। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। धन्यवाद बच्चों।